नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अरविंद घोष। अरविंद घोष का जो जीवन परिचय मैंने बताया था, उसके जीवन परिचय को हम तीन चरणों में बांटते हैं। जीवन का प्रथम चरण में देखते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी रही होगी। तो उनकी विचारधारा नरमपंथियों का वो हमेशा विरोध करते थे। अपने प्रथम चरण के जीवन काल के अंदर विरोध करते थे। उनका कहना था कि स्वराज्य पहले होना चाहिए, और जबकि नरमपंथी क्या मानते थे कि सामाजिक व्यवस्था पहले होनी चाहिए। तो मतलब वो स्वराज्य पे ज़्यादा बल दिया था। तो ये आप याद रखें, वो स्वराज्य पे ज़्यादा बल दिया था, नरमपंथियों का विरोध किया, ये बात है। समझौता नहीं, एक उनका कमेंट था, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, एक लेख लिखा था। तो उसके अंदर उन्होंने जो कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद में बनी थी, कांग्रेस पार्टी 1885 के दिन बनी थी, ठीक है। तो उस कांग्रेस का क्या किया था, आलोचना की थी। कांग्रेस बनी तो थी कि देश के अंदर स्वराज्य जैसी देश के अंदर स्वराज्य आ जाए, और जो अत्याचार हो रहे हैं, ब्रिटिश सरकार जो अत्याचार कर रही है सरकार के ऊपर, वो एक अत्याचार नहीं हो, एक सुरक्षा वालों के रूप में ये काम कर रही थी उस समय। लेकिन वो भी ढंग से नहीं निभा सकी, इसलिए जो है अरविंद घोष कांग्रेस की आलोचना करते हैं, और नो कॉम्प्रोमाइज लेख के माध्यम से, ठीक है। कथन है अरविंद घोष का कि हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं है, अपितु हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ एवं पाखंड है। ये जो कथन है वो अरविंद घोष का है। तो आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इस कथन को जरूर याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। अरविंद घोष का कथन है ये। लंदन में आपको पता है कि 1879 के अंदर वो लंदन में जाते हैं, और 1893 के अंदर वो वापस भारत के अंदर आते हैं। तो इस दौरान वह लंदन के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई की, वहीं ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी दौरान उन्होंने गुप्त ये लंदन मजलिस की स्थापना की लंदन के अंदर, और जब भारत में आते हैं 1893 के अंदर, तब उन्होंने गुप्त समाज की स्थापना की थी। स्थापना नहीं की थी, इन लंदन मजलिस के अंदर लंदन मजलिस के सदस्य बने, और जब भारत में आने के बाद में गुप्त समाज का जो समाज था, जो एक संगठन था, उसके सदस्यता इन्होंने ली थी, ठीक है। ये क्रांतिकारी संगठन था। कैसा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन थे ये दोनों ही, ठीक है। और आगे देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मंठ लिखा था, जो कृष्ण चरित्र लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना भी की है, वही बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो इनके ये जो रचनाएं हैं, इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं अरविंद घोष। और ध्यान दो, जीवन का जो पहला जो चरण था वो उनका उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का रहा है। उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या किया था? समर्थन किया था। आपको पता होना चाहिए साथियों कि जब वो लंदन में जाते हैं, और लंदन में पढ़ाई करने के बाद में 1893 में जब वो वापिस आते हैं भारत के अंदर, तो बड़ौदा के जो महाराजा थे, बड़ौदा के जो राजा थे, उनकी रियासत में रहने लगे, और उनको वहाँ पर एक राजकीय विद्यालय के अंदर पढ़ाने का कार्य दे दिया, एक शिक्षक बना दिया वहाँ पर। तो वहाँ शिक्षक का कार्य किया 1893 से लेकर 1906 तक। उसके बाद में क्या होता है साथियों कि उनकी विचारधारा बदलती है, यानी कि जो शिक्षक रूपी जो विचारधारा थी, जो नैतिकता रूपी जो विचारधारा थी, वो विचारधारा बदल जाती है 1906 के बाद में। आपको पता होना चाहिए साथियों कि 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, और उसी से प्रभावित होकर उनकी विचारधारा बदल जाती है, और वो एक सक्रिय राजनीति और सक्रिय उग्रवाद विचारधारा के हो जाते हैं। और उसी समय वो बाल गंगाधर तिलक से भी प्रभावित होते हैं, और जो गर्मपंथी थे उनसे सबसे प्रभावित होते हैं, और वो अपने विचारधारा को बदल देते हैं और सक्रिय राजनीति में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अरविंद घोष अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर ही वंदे मातरम अखबार का संपादन किया, और वंदे मातरम का संपादन किया, उसी के अंदर उन्होंने अंग्रेजों की कटु आलोचना की थी,
तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बहिष्कार किया, स्वदेशी का नारा लगाया और विदेशी जो वस्तुएं थी उनका क्या किया, बहिष्कार किया। क्या किया, बहिष्कार किया था। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने आलोचना की थी, हिम्मत करके अपने क्रांतिकारी जीवन के समय उन्होंने वंदे मातरम की अखबार निकाला, संपादन किया। उसके अंदर अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासनकाल की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी कि लोग समझे कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने आलोचना की थी। और ध्यान दो, वंदे मातरम के माध्यम से आलोचना की थी। ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू लेक, ये लेक थे, ठीक है, तो उनके द्वारा भी आलोचना की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू की रचना किसने की थी, या इन लेखों की रचना किसने की थी, यह आपसे पूछा जा सकता है। कर्मयोगिन, ठीक है, और धर्म, ये है तो पत्रिकाएं, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि कर्मयोगिन व धर्म आदि रचनाएं किसने लिखी, तो अरविंद घोष ने लिखी। सभी के अंदर उन्होंने ब्रिटिश शासन की क्या की थी, आलोचना की थी, जब उनके विचार उग्रवादी राष्ट्रवाद के रूप में उनके विचार थे अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर। अरविंद घोष का जीवन का दूसरे चरण में भी उनके जो विचार थे वो उग्र राष्ट्रवादी ही रहे थे, उग्र क्रांतिकारी ही रहे थे। यहाँ पर भी वे क्रांतिकारियों के समर्थन में थे। नरमपंथियों का यहाँ पर भी उन्होंने विरोध किया। हम आगे देखते हैं, कंपटीशन के हिसाब से एक कथन था उनका कि अपनी रचना युगांतर में, ये युगांतर रचना अरविंद घोष की है, आप ये याद रखें। उन्होंने एक कथन लिखा उस बुक के अंदर कि एक पराश्रित देश अपनी शक्ति को खो देता है। यानी कि उस समय हमारा भारत, हमारा इंडिया देश, हमारा राज्य ब्रिटिश सरकार के गुलामी में था, अंग्रेजों का शासनकाल था। तो उस आपको पता है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, लोगों के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करते थे, लेकिन अत्याचार आदि साधनों के माध्यम से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक पराश्रित देश अपनी शक्ति को खो देता है और भारत धीरे धीरे अंग्रेजों की गुलामी से अपनी शक्ति को खो दे रहा है। क्योंकि आपको पता है कि भारत के पास भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, और धीरे धीरे जब अंग्रेजों का राज हुआ तो सोने की चिड़िया ही गायब हो गई, तो अपनी शक्ति खोई कि नहीं खोई। तो इसीलिए ये कहते हैं युगांतर बुक के अंदर। एक नारा याद रखना, कथन देकर भी पूछ सकता है कि कथन किसका, यह नारा किसका है, तो नियंत्रण नहीं तो सहयोग भी नहीं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग भी नहीं, ये किसका विचार है। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। महात्मा गांधी जी का है, अरविंद घोष का है, राजा राम मोहन राय का है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखें, नियंत्रण नहीं तो सहयोग भी नहीं, अरविंद घोष का है। तो अब ध्यान दो, इसी विचारधारा के अंदर जीवन के दूसरे चरण के अंदर उन्होंने एक निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। ध्यान दे, महात्मा गांधी जी ने भी निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था, लेकिन उसका निष्क्रिय प्रतिरोध भी यही है, यही सिद्धांत है, यही विचारधारा है, और अरविंद घोष की भी यही है। अरविंद घोष और महात्मा गांधी जी दोनों ही ये कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध केवल अहिंसा के माध्यम से किया जाए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा के साधनों का प्रयोग करके हम निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन अरविंद घोष उस समय ये भी कहते हैं, यदि हमें स्वदेशी शासन चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना हो, तो हमें गांधी जी की तरह अहिंसा के साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें हिंसा के साधनों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि अगर अहिंसा से काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हिंसा करने लग जाओ। तो उसी के आधार पर उन्होंने ये बताया, उनका यही उनका निष्क्रिय प्रतिरोध है कि निष्क्रिय कर दो। जो भी औपनिवेशिक शासन काल में जो चीज़ें बनी हुई है, जो संस्थाएं हैं, जो न्यायालय हैं,
जो भी स्कूलें हैं, जो भी है कपड़े हैं, लते हैं, रेडीमेड सामान है, सबका बहिष्कार कर दो, यही उनका निष्क्रिय प्रतिरोध है। लेकिन जहाँ हिंसा से, जहाँ पर अहिंसा से हो तो अहिंसा से करो, और जहाँ पे हिंसा से हो रहा है तो हिंसा से करो। साम दाम दंड भेद की नीति किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब आप समझ गए, गांधी जी के तरह ही है, लेकिन हिंसा के साधनों का भी प्रयोग यहाँ पर बताया है अरविंद घोष ने। तो अब उसमें क्या क्या चीजें आती है निष्क्रिय प्रतिरोध के अंदर, तो उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित करना, ठीक है, ये बात भी आती है। निष्क्रिय प्रतिरोध के अंदर सब लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जो सरकार है वो ऐसी है वैसी है, इस तरह से बताएंगे। सरकारी विद्यालय, न्यायालय, संस्थाओं का बहिष्कार किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। गांधी जी ने भी अपने असहयोग आंदोलन में ऐसा ही किया था। सरकार को कर न देना, सरकार की सहायता से इनकार कर देना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें निष्क्रिय हो रही है कि हम किसी भी प्रकार की सरकारी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। जो वहाँ का जो रेडीमेड कपड़ा आ रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीज़ भेज रही है, वो उसका हम बहिष्कार करेंगे। तो सरकारी जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करेंगे, हम असहयोग करेंगे एक तरह से, ठीक है। तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, ठीक उसी प्रकार का इनका ये निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो उनका निष्क्रिय प्रतिरोध और गांधी जी का निष्क्रिय प्रतिरोध एक जैसा ही है, केवल साधनों का, केवल विचारधारा की लड़ाई है। गांधी जी ने यह कहा था कि केवल अहिंसा के माध्यम, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरोध होना चाहिए। अरविंद घोष ये कह रहे हैं कि जहां पर अगर अहिंसा से, जहां पर अहिंसा से काम नहीं चल रहा, तो वहां पर अपन क्या है, हिंसा से काम लो। और हमें निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया उन्होंने, और देशवासियों को भी प्रेरित किया। ये उनका निष्क्रिय प्रतिरोध था। दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या होते हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। मैंने वैसे तो उनके चरणों को दो भागों में बांटते हैं, पहला और दूसरा। पहला चरण में उग्रवाद विचारधारा रहती है और दूसरे चरण में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद रहती है, ठीक है। पहले चरण में तो वो सक्रिय राजनीति में रहते हैं, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा रहती है। दूसरे चरण में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद विचारधारा रहती है। लेकिन उनके उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, ठीक है। वो पढ़ने के समय ही जब पढ़ते थे, जब लंदन में पढ़ते थे, तो उनकी जो राष्ट्रीय भावना थी वो एक अलग तरीके थी। एक बच्चा जो रहता है उसमें जो राष्ट्रीय भावना रहती है वैसी रहती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, 1893 के बाद में आते हैं, और जब वो बड़ौदा के महाराज के पास रहते हैं, और जब 1905 का जो विभाजन हुआ उसके बाद में उनमें राष्ट्रीय भावना आई, वो राष्ट्रीय भावना अलग है। इसलिए हमने उनके जो जीवन काल को 3 चरणों में बांट दिया, प्रथम चरण, दूसरे चरण और तीसरा चरण। प्रथम चरण में सामान्य राष्ट्रीयवाद, सामान्य राष्ट्र प्रेमी, इस तरह की भावना थी। और जो दूसरा जो चरण हुआ उसमें एक तरह से उग्र राष्ट्रीयवाद, सक्रिय राजनीति वाला वो भावना, उनकी विचारधारा उनके बदलती है यहाँ पर। और बाकी वाले जो लास्ट वाला जो टाइम है उसमें आध्यात्मिक विचारधारा वाले हो गए थे, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आ गई थी। इस तरह से हमने उनकी विचारधारा को 2 भागों में बांट दिया था। देखो, पांडिचेरी में आरविले नामक आश्रम बनाया। आपको पता है कि 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ, और 1906 के अंदर बड़ौदा के महाराज के पास जो अध्यापन का कार्य करवा रहे थे राजकीय विद्यालय में, वहाँ शिक्षक से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में वो सक्रिय राजनीति में, वो सक्रिय उग्रवाद के रूप में आ गए। पहले तो सामान्य उनकी राष्ट्रीय भावना थी, ठीक है। यहाँ से उसके बाद में क्या हुआ कि वो एक अनुशीलन समिति जो कि एक क्रांतिकारी समिति थी, एक संगठन था, अनुशीलन समिति, उसके सदस्य बने थे, ठीक है। और वहाँ पर वो पहले वीडियो के अंदर बताया था कि जो वहाँ का जो किंग्सफोर्ड था, वो एक जज था, जो एक जुल्मी जज था, उसके खिलाफ योजना बनाई गई थी। और उसके अंदर ये
पकड़े जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, अलीपुर केस बोलते हैं, अलीपुर बम केस बोलते हैं इसी केस को। इसके अंदर 1 साल की सजा हुई थी और जैसे ही सजा होने के बाद में वो अपनी विचारधारा को बदल देते हैं। वहाँ से मैं ये कहूँ कि 1910 के बाद में उनकी विचारधारा बदल जाती है और वो तीसरे चरण में आते हैं। और तीसरे चरण में क्या आता है कि वो कुछ 5 दोस्तों के साथ एक आश्रम बनाते हैं पांडिचेरी के अंदर। तो पांडिचेरी के अंदर उस आश्रम का नाम रहता है आरविले आश्रम, ठीक है। अब उनकी विचारधारा आध्यात्मिक मानववाद हो गई, उनकी विचारधारा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वाली हो गई। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक मानववाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वाली जो विचारधारा थी उसको अंतर्राष्ट्रीयवाद बना दिया था, ठीक है। उनका मानना था कि अब उग्र राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं होगा। अब गांधी जी जैसे विचार थे, सत्य और अहिंसा वाले, ऐसी विचारधारा से ही भारत में स्वदेशी शासन लागू हो सकता है, यहाँ से अंग्रेज लोग जा सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने द लाइफ डिवाइन बुक लिखी, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखी, द सिंथेसिस ऑफ योगा लिखा इसी तीसरे चरण के अंदर। और ध्यान दो, एक कथन याद रखना, मानव मस्तिष्क उच्चतम है, मानव मस्तिष्क उच्चतम है परंतु यह दैवीय चेतना से निम्न है। मीरा रिचर्ड इनकी एक शिष्या थी जिन्हें वह मदर के नाम से जानते थे। तो ये हमने ये देखा आज, निष्क्रिय प्रतिरोध भी देखा। क्या है निष्क्रिय प्रतिरोध है, उनके जीवन काल को 3 चरणों में बांट दिया। पहला वाला जो चरण था वो सामान्य देशभक्ति जैसा था और बाद वाला जो चरण था, दूसरा चरण था उग्र राष्ट्रवाद, उग्र सक्रिय राजनीति वाला था और तीसरा चरण था आध्यात्मिक शक्ति वाला था, आध्यात्मिक भावना वाला था। तो ये 1910 जो है ये इनके विभाजन की तारीख है, ये आप ध्यान। 1910 वाला जो बाद का जो जीवन है वो आध्यात्मिक शक्ति वाला है और पहले वाला जो जीवन है वो कैसा है, उग्र ये राष्ट्रवाद वाला है, उग्रवाद वाला जैसा है। नमस्कार दोस्तों, जहां रहो मस्त रहो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।